हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम टेकअप कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। तो दोनों डिविजन्स की इस चैप्टर में हम डिटेल्स को स्टडी करेंगे। तो लेट अस टेकअप ये वाला पूरा पार्ट, कैसे सारे इवेंट्स अंडरगो होते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रोसेस आपको ये बात समझनी है कि इस पर ना कोई स्टेप्स नहीं होते, सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस की वजह से इसको वेरियस स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। इट इज़ अ बिल्कुल सिंपली कंटिन्यूअस प्रोसेस, वन आफ्टर द अदर, सिंक्रोनाइज्ड वे में, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जीन्स के कंट्रोल के अंडर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन क्योंकि हमें इसको याद करना है तो हमने वेरियस स्टेजेस में, वेरियस स्टेप्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया हुआ है। तो उसी के डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब सेल ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कभी गैमीट्स बनाता है, तो सारे इवेंट्स में ये सेल डिवीजन काम में आती है। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सेल साइकिल। तो सारे के सारे इवेंट्स वेयर द सेल डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, उसने अपने आप को जीनोम को उसके डबल कर लिया, उसके बाद सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि उसकी सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे उसने डबल कर लिए, और उसके बाद वो डिवाइड कर गया इनटू टू सेल्स। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो इस सेल साइकिल, एक सेल साइकिल के बाद दूसरा सेल साइकिल, तो बीच में जो गैप आया, दिस इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम के हिसाब से हम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ह्यूमंस में देखें तो दिस इज़ 24 आवर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ईस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो इट इज़ 90 मिनट्स। इसी तरह इकोलाई है, बैक्टीरियम, तो उसमें 18 मिनट्स में एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो सेल साइकिल के अंदर फर्दर डिविजन्स होती हैं। जैसे पहली फेज़ है, वी कॉल इट इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर सब डिविजन्स हैं, G1, S एंड G2 फेज। तो इनके नाम हैं, जैसे G1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट गैप फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज, S स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक फेज, फिर उसके बाद G2 है, वो सेकेंड गैप फेज है। तो हम वेरियस इवेंट्स में होने वाले डिटेल्स की अब बात करते हैं। अब देखो, जैसे हमने कोई मटेरियल रेडी करना है, कोई वेजिटेबल कुक करनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी कटिंग, चॉपिंग, ब्लेंडिंग, ऐसे ऐसे सारे काम कर लेते हैं। उसके बाद हम गैस ऑन करते हैं और उसके बाद हम उसकी कुकिंग, जिसको हम असली में कुकिंग बोलते हैं। तो ये जो पहले सारा काम किया, ये क्या किया, ये सारे रॉ मटेरियल्स रेडी किए। तो यही एक बेसिक बड़ा वाला काम जो था वो तो रॉ मटेरियल्स रेडी करने वाला था। तो इसी तरह से इंटरफेज को इरोनियसली हम बोल देते हैं कि ये रेस्टिंग फेज है, जबकि ये रेस्टिंग फेज नहीं है। जो सेल है वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि मैं डिवाइड करूँ, तो उसने मेजर चंक जो है इसमें कवर कर दिया। कितना, 95% जो है वो इंटरफेस कॉन्स्टिट्यूट करती है, सिर्फ 5% होती है जो एम फेज होती है, या जिसको हम सेल डिवीजन की, माइटोसिस की फेज बोल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग में तो 24 आवर्स में एक सेल डिवाइड करता है, मतलब इसका सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 24 आवर्स। उसमें से 23 आवर्स तो वो इंटरफेज में सारी अपना बिता रहा है, सिर्फ 1 घंटा होता है, 1 आवर, जिसको वो एम फेज के अंदर अपना टेकअप करता है। तो इसमें कैसे है, जो G1 है, फर्स्ट गैप या फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसके अंदर क्या होता है कि ना, जो सेल है वो उसके ऑर्गेनेलीज की डबलिंग होती है, अपने प्रोटीन्स का, RNA का, इन चीज़ों का सिंथेसिस कर लेता है। इसके बाद जो S फेज आती है उसमें वो DNA का सिंथेसिस करता है, लेकिन DNA के साथ साथ ही वो सेंट्रियोल्स की डबलिंग, और तीसरी चीज़ इसमें बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स। आप
दिमाग में रखो कि प्रोटीन्स जो बाकी के हैं उसका सिंथेसिस तो वो G1 और G2 में कर रहा है, लेकिन जो बेसिक प्रोटीन्स हैं हिस्टोन्स जिन्होंने डीएनए के साथ अटैच होना है वो इसने एस फेज में सिंथेसाइज कर लिए, क्योंकि उसने डीएनए को होल्ड करके रखना है ना, तो उस पर्पस के लिए उसे पहले ही साथ में चाहिए। तो क्या किया एस फेज में, 1 उसने सेंट्रियोल्स की डबलिंग की, 2 उसने डीएनए का सिंथेसिस किया और 3 उसने हमारे पास जो है बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स का सिंथेसिस कर लिया। अब एस फेज कंप्लीट हो गई, फिर आई G2 फेज। G2 फेज में उसने बाकी के बचे हुए आरएनए, प्रोटीन्स, बाकी ऑर्गेनेलिस को, ये मेटाबॉलिकली मतलब पूरा एक्टिव है अभी भी वो, लेकिन अब वो सिंथेसिस नहीं कर रहा डीएनए का, इसीलिए एस फेज को सिंथेटिक फेज अलग से बोला। तो ये हो गए हमारे पास G1, S और G2 फेज। कई बार क्या होता है कि सेल ना डिसाइड कर लेता है कि मुझे नहीं डिवाइड करना, तो ऐसी कंडीशन में वो G0 फेज में चला जाता है। तो G0 फेज को बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्विसेंट मीन्स जैसे सोई हुई फेज। तो सेल इज मेटाबॉलिकली अलाइव, एक्टिव है मेटाबॉलिकली, लेकिन वो डिसीजन कि नहीं मुझे डिवाइड नहीं करना, अनलेस उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तब तक वो डिवाइड नहीं करता G0 फेज में। तो ये मैनी अ टाइम्स ऐसे होता है कि G0 फेज में सेल चला गया वो साइकिल में से, और कई बार फिर वो दोबारा से G1 में एंटर कर जाता है। तो वंस इट एंटर्स एस फेज, G1 से एस में चला गया ना, तो उससे डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो डिसीजन वेदर ए सेल इज टू डिवाइड और नॉट टू डिवाइड इज टेकन इन G1। अगर नहीं डिवाइड करना तो G0 में चला जाएगा, अगर डिवाइड करना है तो वो एस फेज में चला जाएगा। तो ये जब सारी ये फेजेस हो गई G1, S, G2, इसके बाद द सेल एंटर्स इनटू M फेज। अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, कि इसमें ना चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे टोल नाके होते हैं ना कि उसको हम क्रॉस करके आगे जाते हैं, वैसे यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं। तो चेक पॉइंट्स क्या हैं, जैसे G1 और S फेज दोनों के बीच में फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। तो इस चेक पॉइंट पे ना CDKs होते हैं, साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेसेस, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी तभी उसके बाद सेल आगे डिवाइड करना शुरू होगा। उसके बाद जब सेकेंड चेक पॉइंट है वो कहाँ आता है, G1, S, G2 के बाद जब M में एंटर करना है, मतलब G2 और M के बीच में ये सेकेंड चेक पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो प्रोटीन्स आए हुए थे, CDKs आए हुए थे, है ना, तूफान मचाने के, यहाँ तोड़ दो, वो तोड़फोड़ मचाने वाले को अब आपने हटा देना है। सो दैट अब यहाँ पे क्या करता है वो, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स, इनको बोलते हैं MPF, ये MPF प्रोड्यूस करने शुरू करता है और सेल रेडी हो जाता है कि भाई अब मैं M फेज में जाने के लिए रेडी हूँ, कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हटा दी उन्होंने। तो अब ये वाला जो प्रोसेस है, मतलब इससे ये 2 चेक पॉइंट्स हो गए, अब वो सेल एंटर कर गया M फेज में। अब क्या होता है, ये जो M फेज है इसके अंदर भी 2 डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियन न्यूक्लियस से है, तो इसका मतलब दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन। सेकेंड डिवीजन होती है साइटोकाइनेसिस, तो वो होती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। वंस द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, कि ये 2 टुकड़े बन गए, अब इन्होंने अपने अराउंड दोनों ने मेम्ब्रेन्स बना ली, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट डिवीजन में जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें क्या होता है, उसको अगर हमने याद रखना हो तो उसके लिए है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज PMAT से हम याद रख लेते हैं। क्यों ये सीक्वेंस याद रखनी होती है, क्योंकि ना इंटरेस्टिंगली अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आपको उसके इवेंट्स याद करने बड़े कन्वीनियंट हो जाते हैं। तो इसमें भी ना लर्न करने वाले बहुत कम पॉइंटर्स हैं, जैसे जो कुछ प्रोफेज में हो रहा है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट टीलोफेज विच इज़ द लास्ट फेज। अगर वो प्रोफेज में 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, 2 न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, सेल की सारी ऑर्गेनेलिस डिसअपियर। क्या अपीयर होता है, सेंट्रियोल्स जो थे वो पोल्स पे चले जाते हैं दोनों, और वो स्पिंडल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो मतलब ये होना है। साथ ही साथ जो क्रोमेटिन रेटिकुलम था, पूरा नेटवर्क बना हुआ था, वो धीरे 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 कंडेंस होने शुरू हो गए, कि अपनी फॉर्म में, क्रोमोसोम वाली फॉर्म में उन्होंने आना शुरू कर दिया।
अब जो कुछ प्रोफेज में हो रहा है ना, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट टीलोफेज में होता है। इसके लिए ना हम एक जैसे डे टू डे लाइफ में सिमली रखते हैं कि हमने अपने घर में कोई पार्ट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, अपना सारा फर्नीचर इधर उधर कर देते हैं ना, वो डिसअपियर हो जाता है उस कमरे से, कि हटा देते हैं, वहाँ पे हम खुली जगह छोड़ देते हैं सो दैट वहाँ पे हम आसानी से पार्ट कर सकें। जब पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी वो सारी चीज़ें वापस ले आते हैं ना। तो सेल भी ऐसे ही करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनेलिस, इनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। स्पिंडल चाहिए था उस पर्पज़ के लिए क्योंकि उसने सेल ने डिवाइड करना था, तो स्पिंडल उसने रख लिया, ये तीनों चीज़ें हटा दी। अब टीलोफेज लास्ट फेज है, उसमें क्योंकि अब उसका जो काम उसने करना था वो हो गया, जैसे पार्ट खत्म हो गया तो फर्नीचर वापस आ गया, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, न्यूक्लियोलस वापस आ गया, और साथ ही साथ उसके जो है स्पिंडल हट गया, और जितने ऑर्गेनेलिस डिसअपियर हुए थे वो ऑर्गेनेलिस वापस आ गए। अब आप समझो अब क्या बची, मेटाफेज और एनाफेज दो बीच में बच गई। तो मेटाफेज याद रखो, मेटाफेज मोटा फेज, क्रोमोसोम छोटे और मोटे, मतलब कोई चीज़ ऐसे है तो पतली है, उसको आपने कंपैक्ट कर दिया तो वो छोटी और मोटी हो गई। तो क्योंकि मेटाफेज में छोटे और मोटे क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं तो वो कंपैक्शन होने की वजह से क्रोमोसोम मोर्फोलॉजी कैन बी ईजीली सीन। तो एक एमसीक्यू इसमें से ये फ्रेम होता है कि आप मेटाफेज पे आसानी से क्रोमोसोम्स को मोर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ क्या है, क्रोमोसोम्स ना जब अब स्पिंडल बन गया, दोनों तरफ से स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे एंड्स पे ये अपने आप को अरेंज करने लग जाते हैं। किससे, क्रोमोसोम के ऐसे होते हैं ना, ये दो क्रोमेटिड्स हैं तो इसके सेंटर में सेंट्रोमियर होती है, सेंट्रोमियर के इधर और इधर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स काइनेटोकोर्स होते हैं। ये जो काइनेटोकोर है ना, इस जगह से स्पिंडल से अटैच हो जाता है। तो क्रोमोसोम ऐसे था, ये ऊपर और नीचे, तो एक चीज़ में जैसे मकड़ी के जाले में ऐसे फंस जाता ना, तो वैसे सोचो इधर से और इधर से उसने अटैच कर लिया, अटैच करके वो धीरे धीरे इक्वेटर पे आ जाते हैं, तो बिल्कुल सेंटर में आ गए। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट, क्योंकि सेंटर में है। तो इसी को, क्योंकि ये मेटाफेज में बन रही है, मेटाफेजिक प्लेट भी बोल देते हैं। तो क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट मेटाफेजिक प्लेट। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये मेटाफेज का हो गया। बाकी हमने कर ही लिया कि स्मॉल साइज के और कम्पैक्ट थे, इसलिए वो कंडेंसेशन होके बन गए थे, तो क्रोमोसोम मोर्फोलॉजी इज इजीली सी। अब आते हैं एनाफेज में। इसको याद करने के लिए कैसे याद करो, ये ना जो स्पिंडल होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, इनकी शॉर्टनिंग हो जाती है। अब तुम सोचो कोई चीज़ ऐसे बीच में फंसी हुई थी और ये था काइनेटोकोर से चिपका हुआ है, एडिसिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं छोड़ता पीछा। तो जब वो श्रिंक करे तो क्रोमोसोम्स भी टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि एनाफेज के टाइम पे देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट होके दो टुकड़ों में बटी, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। अगर ये ऐसे और ऐसे थे तो ये एक इधर चलेगी एक इधर, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, और वो सेपरेट होके दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, सपोज इधर और इधर जाने शुरू हो गए। तो इसमें एक और चीज़ है कि जब ये जाते हैं ना तो इनकी जो आर्म्स होती हैं क्रोमेटिड्स की, वो पीछे की तरफ लटकी हुई हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि किसी बच्चे को आप ज़बरदस्ती घसीट के लेके जा रहे हो तो अपनी बाहें उसने पीछे की तरफ कर ली कि मैं नहीं जाना चाहता, तो ऐसे करके ये दोनों आर्म्स पीछे की तरफ ऐसे इधर पुश हो गया, इधर वाला इधर पुश हो गया, तो ये ऐसे चला जाता है। तो अब ये हो गया ना स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर 1 और मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि बहनें क्यों हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम को बिलोंग कर रही हैं। तो ये मूवमेंट होगी, फिर उसके बाद टीलोफेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसके इवेंट्स वो सारे है ना अलग अलग हो गए। तो ये जब सारा प्रोसेस हो रहा है, टीलोफेज तक हो गया, अब जैसे हम घर पहुंचते हैं, घर जाके हम रिलैक्स करते हैं, वैसे जो ऐसे बिल्कुल टाइट फिटेड थे अब वो अनकॉइल होने शुरू हो गए। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं इसे। डीकंडेंस हुए, अपने अपने पोल पे पहुंचे थे, फिर अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली, अपना न्यूक्लियोलस बना लिया, स्पिंडल की ज़रूरत नहीं है, स्पिंडल डिसअपियर कर गया, ऑर्गेनेलिस सारी आ गई। तो ये अब बन गई टीलोफेज। उसके बाद अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो क्या होता है,
अब जो प्लांट्स होते हैं ना, उसकी तो ना सेल वॉल बड़ी रिजिड होती है, तो सेल वॉल ऐसे करके अंदर की तरफ नॉच ऑफ तो हो नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, उनके पास होते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। वो ना सेल के सेंटर में बिल्कुल ऐसे फ्रैग्मोप्लास्ट की डेवलपमेंट करने लग जाते हैं, वो बाहर की तरफ जाने लग जाती है। तो जब कोई फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ जाए तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगली एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है, उसमें तो सॉफ्ट होता है, सेल वॉल तो है नहीं, बाहर मेम्ब्रेन ही है, तो उसने अंदर की तरफ उसको नॉच ऑफ कर दिया, तो वो क्या है, सेल फरो मेथड। ये क्या है, सेंट्रीपीटल। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में और एनिमल में कैसे वेरी करता है, प्लांट के अंदर वन सेल प्लेट मेथड, एनिमल के अंदर सेल फरो मेथड। प्लांट के अंदर सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है और एनिमल के अंदर सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट है। तो साइटोकाइनेसिस के एंड पे जाके दो सेल्स में कन्वर्जन हो जाती है। अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ ना MCQs फ्रेम होते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर एक वो जो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं NCERT में, ज़रा हम वो टेकअप करते हैं। पहले में ही आस्क अबाउट कि प्लांट के अंदर कैसे होता है, कहाँ पर डिवीज़न होती है, क्या प्लांट और एनिमल के सारे सेल डिवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, जिनमें ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। तो कहाँ होता है, एपिकल, या तो ऊपर शूट मेरिस्टेम या बिल्कुल नीचे चले जाओ रूट मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम्स मतलब रूट एंड शूट एपिक्स में माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ चलती है। कुछ सेल्स होते हैं जो कि पावर ऑफ डिवीजन लूज कर जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस असाइन हो जाते हैं उनको, तो ऐसे सेल्स में माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ नहीं होती। एनिमल के सेल्स भी रिपेयर रीजनरेशन के लिए करते रहते हैं डिवाइड, लेकिन कौन नहीं करता, वन न्यूरॉन, दूसरा हार्ट के सेल्स, तो इनमें डिविजन्स नहीं होती। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम कहते हैं कि G1, S और G2। S इज सिंथेटिक फेज, कि उसने DNA का सिंथेसिस कर लिया। तो पता है क्या होता है, वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर किसी का 2C था अमाउंट तो वो 4C हो गया अमाउंट, तो कहाँ पे हुआ, S फेज में हुआ। तो कैसे क्वेश्चन आता है, G1 में किसी का अगर 2C था अमाउंट तो वो G2 में कितना होगा, तो क्योंकि S में 4C बन गया था तो वो G2 में भी 4C होगा। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। उसके अलावा एक आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की। तो माइटोसिस की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वो क्या करती है, ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन, चीज़ों की रिप्लेसमेंट, यही सिग्निफिकेंस है ना। तो इसमें क्या होता है कि इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब, अगर हम स्टार्ट हुए थे क्रोमोसोम नंबर 16 से, सपोज जैसे अनियन की रूट टिप होती है ना, उसमें 16 होता है, तो अगर हम 16 क्रोमोसोम नंबर से स्टार्ट हुए तो जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे माइटोसिस के बाद, एक डिवीजन के बाद, तो उनमें भी दोनों में जो है 16 क्रोमोसोम्स ही होंगे, 2n = 16 होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें इक्वेशनल डिवीजन होती है, ये आपको याद करना है। तो इसी तरह से जैसे सिग्निफिकेंस और क्या है इसकी कि ऐसे होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उसके, तो चाहे वो हैप्लॉइड सेल है चाहे वो डिप्लॉइड सेल है, वो दोनों में माइटोसिस होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर अकेले डिप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है। तो आपको ये ना थोड़ा मतलब MCQ के व्यू पॉइंट से ये वाला पॉइंटर भी याद रखना पड़ेगा। तो आई थिंक इसमें हम ये तो कवर कर ही लेते हैं। NCERT से हट के मैं 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। 1, प्रोफेज को स्पाइरीन स्टेज भी बोलते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दे अपीयर लाइक अ बॉल ऑफ वूल, तो उसको स्पाइरीन स्टेज बोल देते हैं। मेटाफेज में क्योंकि क्रोमोसोम्स कम टुगेदर, वी कॉल इट कंग्रेशन, कि क्या हो रहा है, कंग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही है। एनाफेज में क्योंकि देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो वो सेपरेट हो रहे हैं, वी कॉल दिस एनाफेज एज डिसजंक्शन फेज। ठीक है, तो यही हमारे पास आता है। एक चीज़ और है कि माइटोटिक पॉइजन
कॉलचिसिन को बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि वो माइटोटिक स्पिंडल जब बन रहा होता है ना, तो उसी पे अरेस्ट कर लेती है सेल डिवीजन को। तो इस वजह से उस पे जो सेल्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइड बन जाते हैं, मतलब 2n से ज़्यादा प्लॉइडी लेवल की। नहीं तो डिप्लॉइड होता है ना कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं क्योंकि सेल ने डिवाइड नहीं किया, इसलिए वो फॉर्मेशन हो गई। तो ये है, तो हम क्या जस्ट एक हेरिडिटरी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ग्रोथ, रिपेयर, रीजेनरेशन, रिप्लेसमेंट, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो, अगर कोई क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना है मतलब इक्वेशनल डिवीजन है तो, आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप चाहिए तो, या रिस्टोर करना न्यूक्लियोसाइक्लोप्लाज्मिक रेशियो को, ये कंटिन्यूअसली जो प्लांट ने ग्रो करते रहना थ्रू आउट लाइफ, उसके लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। तो विद दिस हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो माइटोसिस को इंक्लूड करता था वो कंप्लीट हो